यस बेटा, आज जो हम कवि पढ़ने वाले हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनकी दो कविताएं हम अभी यहाँ पढ़ेंगे, एक उत्साह और एक अट नहीं रही है। उत्साह कविता में कवि ने बादलों के माध्यम से संदेश दिया है, पुनर्जागरण का, नवक्रांति का और चेतना का संचार करने का। अट नहीं रही कविता में फाल्गुन महीने के सौंदर्य का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि परिचय। यस बेटा, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म बंगाल के महिषादल गांव में 1899 में हुआ था, 1899। ठीक है, वे मूलतः गढ़कोला जिला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। ठीक है, केवल 9वीं क्लास तक उन्होंने स्कूलिंग वो की थी। उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी। ओके, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन से उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। उनकी पत्नी का देहांत हुआ था और उसके थोड़े ही दिनों बाद उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। सन 1961 में इनका देहांत हुआ। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। आलोचना बेटा ये होता है कि किसी की जो कोई रचना है ना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसके गुण और अवगुण दोनों बताना, वो आलोचना करना है। ओके, निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। अब ये चीजें जब बैठो पढ़ने तो अंडरलाइन किया करो, उससे क्या होता है कि अब तुम्हारा, मैं बार बार बोल रही हूँ, तुम्हारे 1 वर्ड का कंसेप्ट आया है। ओके, 40 नंबर है, उसमें तुमको अलर्ट रहकर पेपर देना है, तो पेपर अलर्ट रहकर देना है, तो पढ़ना भी अलर्ट रहकर है कि कभी कोई ऐसी बात जो मैंने तो बोल दी लेकिन आप लोगों के ऑब्जर्वेशन में नहीं है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो वो वहां नंबर कटवा सकती है। इसीलिए छोटी छोटी बातों को पकड़ना सीखो, क्योंकि उन्हीं से वो 1 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक है, निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उदात्त मतलब उदारशील, जो प्रकृति का नेचर है उसके बारे में है ना, बड़ा। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद जो काव्य के किसी भी नियमों में बंदी नहीं होती। बाकी क्या होता है, दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद, ये सारी उनकी पारंपरिक जो रचनाएं हैं इसी श्रेणी में चलती थी। तो इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद वो है बेटा कि जिसमें वो राइमिंग वर्ड वाली चीजें नहीं है। बाकी कविताएं जब हम पढ़ते हैं पुरानी, तो क्या होता है कि लास्ट वाला या तो राइमिंग होता है या फर्स्ट, या उनमें मात्राएं सेम होती है। तो इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग काव्य में प्रारंभ किया था। ओके, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। कि इससे सिद्ध होता है कि वो शोषक जो है उनके खिलाफ थे और जिनका शोषण हो रहा है उनके पक्ष में रचनाएं करते थे। ठीक है, उत्साह यहाँ पर एक आह्वान गीत है बेटा। आह्वान करना मतलब आह्वान करने का साधारण सा अर्थ है बुलाना। ठीक है, लेकिन जब आह्वान उस संदर्भ में किया जाए किसी को, किसी नए कार्य के लिए, नए सृजन के लिए, क्रांति के लिए, है ना, वो आह्वान यहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ बुलाना नहीं है, उन्होंने लोगों का आह्वान किया है कुछ नया करने के लिए। ओके, बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति का बदलाव या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। डेफिनेटली है ना कि यदि हम कुछ संदेश किसी को देना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है
आज जैसे हम लोग भी थे तो तुम सबको जोड़ा गया ना, कि तुम्हारे तक कोई बात पहुंचानी है तो ग्रुप फॉर्म करने थे और फिर अपनी बात कहनी थी। तो यहाँ पर यही है कि साहित्य एक ऐसी चीज है जो लोगों के दिल तक और दिमाग तक बहुत जल्दी पहुंचती। तो एक बहुत बड़ा माध्यम है अखबार, और दूसरा जो भी साहित्य है लोगों को जागृत करने का, लोगों तक चेतना पहुंचाने का। तो इसीलिए इन जैसे कवियों ने काम किया है लोगों में नई भावनाएं भरने का, लोगों के दिमाग को हिलाने का। एक कुछ कविताएं होती है जो सिर्फ सुकून प्रदान करने का काम करती है, कुछ रचनाएं होती है जो सोचने के लिए मजबूर करती हैं। तो इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उन्होंने लोगों के दिमाग को उद्वेलित किया है, लोगों को जगाया है कि जागो, तुम जागो और समाज को जगाओ। इस तरह की रचनाएं उन्होंने की है। ठीक है। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। वो तो है ना, कहते हैं ना कि जैसा मन है मन चंगा कटौती में गंगा। तो कि अगर हमारा मन खुश है तो हमें हर चीज अच्छी लगती है, और मन खुश नहीं है तो कुछ भी हो सामने वो हमें रोचक नहीं लगता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। ठीक है। हमारी पहली कविता है बेटा बादल गरजो। ठीक है। बादलों के माध्यम से आपको आह्वान किया गया है आप लोगों का, है ना, लोगों का। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि बादलों का आह्वान करते हुए उन्हें कहता है कि हे बादलों गरजो। यहाँ पर कविता दो अर्थों में जाती है बेटा। एक उस अर्थ में जाती है जब बारिश का इंतजार लोग कर रहे हैं, लोग गर्मी की तपन से परेशान हैं, और जब बारिश होगी बादल आएंगे तो ही लोगों की वो तपन, वो प्यास बुझेगी और लोगों के जीवन में खुशियां आएगी। दूसरी तरफ उस संदर्भ में कि जहां लोगों का शोषण हो रहा है, लोग मन में पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, उनमें जीवन जीने की जो इच्छा है वो खत्म हो चुकी है। तो दो तरह से बादलों के माध्यम से संदेश दिया गया है। एक सिर्फ साधारण अर्थ कि तुम बादल आओ, पानी बरसाओ, लोगों को कूल कर दो। दूसरी तरफ कि तुम आओ बादलों, लोगों में चेतना का संचार करो, जिससे लोगों में वो स्फूर्ति पुनः जागे कि वो अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सके। ओके। बादल गरजो, कवि बादलों को कह रहा है कि हे बादलों गरजो, घेर घेर घोर गगन, और इतना गिर गिर कर आओ कि इस पूरे विस्तृत आकाश को ढक लो। धाराधर हो, धाराधर बादल का पर्यायवाची है कि हे बादलों तुम आओ और गिर गिर कर इस पूरे आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, कि हे सुंदर सुंदर काले घुंघराले बादलों, तुम बाल कल्पना, ऐसा लगता है कि तुम बच्चों की कल्पनाओं में पाले जाते हो और बच्चों की कल्पनाओं के लिए पाल का कार्य करते हो। पाल बेटा नाव में लगी हुई एक व्हाइट कलर का कपड़ा होता है ना, ये जो नाव होती है, तो ये जो चीज है ना, ये इस तरह से डोरियों से बंधी होती है, तो ये नाव की दिशा को तय करती है कि जिधर प्रेशर जाएगा, है ना, कपड़े में हवा भरी। आज अपन भी अगर गाड़ी पर कोई एक ऐसी चीज लेकर चलते हैं तो वो हमको झटका देती है ना, तो ये जो पाल होता है ये दिशा देने का कार्य करता है कि जिधर धक्का लगेगा कपड़े को, नाव उस तरफ जाएगी, है ना। तो कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले बादलों, ऐसा लगता है कि तुम बच्चों की कल्पनाओं में जीते हो। मतलब आज बच्चे जितनी अच्छी कल्पना, आज अपन बादल को देखें, अपन आज जितने भी लोग हैं काले बादलों को देखें, तो तुम्हारी कल्पना में वो कुछ और है और मेरी कल्पना में कुछ और है। तो कि ऐसा प्रतीत होता है तुम बादलों, बच्चों की कल्पनाओं में पाले जाते हो और बच्चों की कल्पनाओं के लिए पाल का कार्य करते हो। ठीक है ना, उनकी कल्पनाओं को और अधिक विस्तार देते हो। तो कि हे बादलों, तुम बच्चों की कल्पनाओं में बाल कल्पना कैसे पाले, कि ऐसा लगता है तुम बच्चों की कल्पनाओं को दिशा देने का कार्य करते हो। तुम्हारे मन में
विद्युत की, तुम्हारे हृदय में विद्युत जैसी एक छवि या बिजली भरी हुई है, तुम उसका प्रयोग करो और लोगों के जीवन में नए जीवन का संचार कर दो कि हे बादलों तुम आओ, तुम आकाश को घेर लो, तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम लोगों के लिए कल्पनाओं के लिए पाल का कार्य, मतलब लोगों की कल्पनाओं को विस्तार देते हो, तो तुम आओ, तुम गरजो और जो उत्साह विहीन लोग हो चुके हैं उसमें अपनी बिजली जैसी जो तुम में ताकत है, जो तुम्हारे हृदय में छुपी हुई है, उस ताकत का तुम प्रयोग करो और लोगों के मन में नए जीवन का संचार कर दो। कि मतलब जैसे ही बिजली चमकेगी, जो किसान मुरझा चुके हैं, है ना, तो उस बिजली को देखकर लोगों के मन में क्या होता है, खुशी आ जाती है कि बिजली चमकी है, बारिश होगी। तो कि तुम्हारे हृदय में जो बिजली रूपी जो ताकत छिपी हुई है, तुम उसका प्रयोग करो और लोगों के मन में नए जीवन का संचार कर दो। विकल विकल उन्मनते उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कि भयंकर गर्मी के कारण ये पूरा जो संसार है, यहाँ के लोग अत्यंत व्याकुल और अनमने से हैं। ठीक है, कि बिना पानी के इस गर्मी के कारण इस संसार के लोग अत्यंत ही दुखी, अनमने से और व्याकुल हैं। हे विश्व की अनंत दिशाओं से आए हुए बादलों, विश्व के निदाग के सकल जन, की इस गर्मी से, निदाग मतलब गर्मी, कि विश्व के सारे लोग इस गर्मी के कारण अत्यंत ही व्याकुल और परेशान हैं। हे अज्ञात दिशा से आए हुए बादलों, तुम इस तपती हुई धरा को अपने शीतल जल से शांत कर दो। हे बादलों बरसो। यहाँ दूसरा अर्थ है कि विश्व के सारे लोग अपनी अपनी परेशानियों के कारण अत्यंत बेचैन और व्याकुल है। हे क्रांति फैलाने वाले लोगों, तुम आओ, तुम उठो और जिन लोगों का शोषण हो रहा है उन लोगों में इस तरह की चेतना का संचार करो कि वे जागृत हो जाए और नई क्रांति के लिए तत्पर हो जाए। कि तुम आओ और लोगों के हर कष्ट को हर लो। कि मतलब शोषण के कारण या जो विपरीत परिस्थितियां चारों तरफ है उसके कारण लोगों में जो निराशा फैली है, तो कवि जो जन जागरण करने वाले लोग हैं, जो क्रांति करने वाले लोग हैं, उनका आह्वान कर रहा है कि तुम आओ और अपनी शक्तियों से ऐसा कुछ करो कि ये जो लोग निराशा के गर्त में आते जा रहे हैं, ये पुनः नए जीवन, नए संचार के साथ जागे और अपने आप को वापस नया जोश, नई उमंग दे और अपने जीवन में नई खुशियों का संचार करे। कि व्यक्ति को स्वयं अपनी परेशानी व्यक्ति स्वयं दूर कर सकता है, और वो कब होगा, जब उसके अंदर उत्साह होगा। तो कवि बादलों के रूप में जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो जागरण करने वाले लोग हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं कि तुम अपने मन में या तुम्हारे भीतर जितनी भी शक्ति है उसके माध्यम से लोगों में उन चेतनाओं का संचार करो जिससे लोग जागे और परिवर्तन के लिए प्रेरित हो। ओके, ठीक है, पढ़ो इसे एक बार अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। हमारी दूसरी कविता है बेटा, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। कि कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि फागुन महीना इतना सुंदर होता है, वातावरण इतना सुंदर होता है कि ऐसा लगता है कि जो सौंदर्य प्रकृति अपने चारों तरफ बिखेर रही है इस महीने में, तो उस सौंदर्य के लिए ये चारों तरफ का जो वातावरण है वो कम पड़ रहा है। सौंदर्य अधिक है और जगह कम है, इसीलिए कविता का नाम दिया गया है अट नहीं रही है। अट मतलब समाना। ठीक है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ अट का मतलब भी समाना है और सट का मतलब भी समाना है। ठीक है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कि फागुन के कारण चारों तरफ जो सौंदर्य फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये इस वातावरण में समा नहीं रहा है, और फागुन महीने की जो सुंदरता है वो भी हमारे मन और तन में नहीं उतर पा रही है। कि हमारी आंखों से अगर हम देखें तो हमारी आंखें छोटी है, और वातावरण में जो ये फैला है तो वातावरण तक छोटा पड़ रहा है सौंदर्य को अपने अंदर समाने के लिए। इतनी अधिक सुंदरता फागुन के महीने में चारों ओर फैली होती है।
कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है ना बेटा। ऐसा बताया गया है कि यूं लग रहा है कि फागुन महीना सांस ले रहा है और हर जगह खुशबू फैली हुई है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि तुम सांस ले रहे हो और तुमने हर घर घर को अपनी खुशबू से भर दिया है। अर्थात फागुन के महीने में चारों तरफ इतने फूल खिले रहते हैं कि उसकी जो खुशबू वातावरण में फैली रहती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि अपनी जो महकदार सांसें हैं उसके कारण फागुन ने प्रत्येक घर को खुशबूदार बना दिया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और फाल्गुन महीने में यदि हम नजर उठाकर देखें तो चारों तरफ पक्षी, तितलियां और ये उड़ते रहते हैं, तो कि ऐसा लगता है तुम्हारे सौंदर्य के कारण हर कोई इतना उल्लसित है कि उसके पंख लगाते हैं और वो आकाश में हमको उड़ता हुआ प्रतीत होता है। कि फागुन के महीने में पक्षी खुश होते हैं, तितलियां खुश होती हैं, तो वो आकाश में उड़ती हैं। हम नजर डालें तो पूरा आकाश परों से, पंखों से सटा हुआ होता है और साथ ही हमारा मन भी इतना प्रफुल्लित होता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पंख लगाए हैं और हम उस मनोरम वातावरण में आकाश में उड़ रहे हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, और जब मैं स्वयं चाहूं कि मैं इतना सौंदर्य बिखरा है और उससे थोड़ी देर के लिए आंख हटा लूं तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। मैं चाहकर भी अपने आप को उस सम्मोहन से नहीं बचा पाता हूं। हर तरफ एक अलग सा सौंदर्य बिखरा हुआ रहता है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कि मैं हम जब चारों तरफ देखते हैं तो जो पेड़ है वो हरे हरे पत्तों से लदे हुए हैं, कहीं कहीं पेड़ों पर फूल है, तो ऐसा लगता है पेड़ कहीं हरे और कहीं लाल पत्तों से ढके हुए हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और उन फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि फागुन महीने ने अपने गले में एक सुंदर सी फूलों की माला पहन रखी है, जिससे मंद मंद खुशबू आ रही है। कि चारों तरफ इतने सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो एक फूलों की माला फागुन ने अपने उर मतलब अपने गले में, है ना, अपने वक्ष पर पहन रखी है, जिसके कारण चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मंद गंध मतलब भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला फागुन ने अपने गले में पहन रखी हो। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभाश्री सुंदरता, कि जगह जगह फागुन की सुंदरता इतनी बिखरी हुई है कि वो समा नहीं रही। ठीक है, अट पट और सट तीनों का अर्थ समाना है। ठीक है, तो कि हर जगह फागुन का इतना सौंदर्य फैला हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि वो वातावरण में सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। ठीक है, बस ये है हमारी कविता। इस प्रश्न एक लिखो बेटा। कवि निराला ने नवजीवन वाले शब्दों का प्रयोग किनके लिए किया है, इनकी क्या विशेषता है। कवि निराला ने नवजीवन वाले शब्दों का प्रयोग किनके लिए किया है, इनकी क्या विशेषता है। कवि निराला ने नवजीवन वाले किनके लिए कहा है और इनकी क्या विशेषता है। उत्तर लिखवा दो या खुद लिख लोगे? कवि निराला ने नवजीवन वाले बादलों के लिए प्रयोग किया है। कवि निराला ने नवजीवन वाले बादलों के लिए प्रयोग किया है। बादलों की विशेषता है कि वे तप्त धरती के ताप को शांत कर, बादलों की विशेषता है कि वे
तप्त धरती के ताप को शांत कर प्रकृति को नया जीवन देते हैं। प्रकृति को नया जीवन देते हैं। प्रकृति की प्रफुल्लता के साथ साथ प्रकृति की प्रफुल्लता के साथ साथ इनके द्वारा पशु पक्षी मानव सभी में नवीन उत्साह का संचार होता है। पशु पक्षी मानव सभी में नवीन उत्साह का संचार होता है। प्रश्न नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। अट नहीं रही कविता के आधार पर फाल्गुन के महीने के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है।